व्हाट्सएप पर मैंने एक क्वेश्चन सेंड किया था, अनिमेश का वो डाउट था। क्वेश्चन कुछ था कि एक आदमी है जो कि एक पार्टिकुलर पोल के पास खड़ा होता है और उस पोल का हाइट है 5 मीटर। फिर वहां से वो 2 मीटर आई थिंक ईस्ट में जाता है, 3 मीटर नॉर्थ में जाता है। किसी का तो अनम्यूट है, आशुतोष, शिवम, सब लोग। तो क्वेश्चन आप लोग के पास व्हाट्सएप पे है, आप लोग व्हाट्सएप पर देखिए। मैं क्वेश्चन को आपको डायरेक्ट बताता हूं कि क्वेश्चन क्या है। बेसिकली वो एक क्वेश्चन आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का भी क्वेश्चन कह सकते हो। तो बोल सकते हो कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का मैं आपको एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। साथ ही साथ वो वेक्टर का भी प्रॉब्लम है ना। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से था। अगर मैं उसका 3D रिप्रेजेंटेशन करूं तो क्वेश्चन कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए, मान लीजिए कि ये आपका एक एक्स वाई प्लेन हो गया, है ना। ये आपका एक एक्स वाई प्लेन हो गया और एक जो पोल है वो 5 मीटर का है, कुछ यहां पर रखा गया। तो ये हो गया ये पोल का हाइट, दिस इज टोटल इक्वल्स टू द 5 मीटर, करेक्ट। अगर मैं इस एक्सिस को मान लेता हूं एक्स एक्सिस और इसको मान लेता हूं वाई एक्सिस, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला जो एक्सिस हो जाएगा ये वाला, इसको हम लोग बोल देंगे जेड एक्सिस। क्लियर। तो एक आदमी जो है वो इस पोल के पास इनिशियली खड़ा है, इस पोल का नाम है ए पॉइंट, और यहां से वो ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। तो दिस विल बी योर ईस्ट डायरेक्शन टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स। तो यहां से वो शायद 2 मीटर जा रहा है या 3 मीटर जा रहा है। अनिमेश आप बता दीजिए 2 मीटर है या 3 मीटर है। अनिमेश 3 मीटर है। हाँ, तो यहां से ये 3 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट जा रहा है। तो लेट सपोज दैट दिस इज योर पॉइंट सी, और ये जो डिस्टेंस दिया गया है ये कितना दिया गया है, 3 मीटर दिया गया। फिर 3 मीटर के बाद ये 2 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ जा रहा है। तो दिस विल बी योर टुवर्ड्स नॉर्थ। तो ये पहुंच गया 5 ईस्ट है। 5 मीटर है क्या ईस्ट? यस सर। ओके, 5 मीटर ईस्ट है। एंड देन नॉर्थ में कितना जा रहा है वो? 2 मीटर नॉर्थ जा रहा है। ओके, दिस विल बी योर 2 मीटर एंड दिस इज योर फाइनल पोजीशन बी। 2 मीटर। और बी पॉइंट पर एक और पोल है ना, और ये पोल का हाइट कुछ 3 मीटर है। सो दिस विल बी लाइक दिस वन, और ये हाइट आपको दिया गया है 3 मीटर। अब एक बर्ड है, चिड़िया, जो कि यहां पर बैठी हुई है और उसको उड़ करके जाना है यहां तक, है ना। तो ये हो जाएगा उसका डिस्प्लेसमेंट। फिगर समझ में आ रहा है कुछ? मैंने कोशिश किया है 3D बनाने का, फिर भी फिगर समझ में आ रहा है। एक आदमी ए पॉइंट पर था, वहां से 5 मीटर ईस्ट को गया, देन 2 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में गया, फिर वो बी पॉइंट पर पहुंचता है और वहां पर भी एक पोल डालता है जिसका हाइट हो जाएगा 3 मीटर। अब इस पोल पर बैठी हुई चिड़िया अगर ये पोल पर पहुंचती है, लेट नेम इट, इसका नाम डी रख देते हैं और इसका नाम ई रख देते हैं। सो डी पॉइंट पर बैठी हुई एक बर्ड है जो कि ई पॉइंट तक पहुंचती है, तो व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट। यही था क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, हाँ जी सर, ई से डी जा रही है। ई से डी जा रही है, मतलब यहां से यहां जा रही है, यही ना? यस सर। ओके, नो प्रॉब्लम। तो इससे डायरेक्शन चेंज हो जाएगा बट मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम। ठीक है रिया, क्वेश्चन ये है कि, हाँ संध्या फिर से बता रहा हूं, देखिए क्वेश्चन ये है कि एक आदमी पहले से पॉइंट ए पर था जहां पर एक पोल है 5 मीटर का, करेक्ट। फिर वो आदमी ए से 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट चल रहा है। तो ये 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट चला, तो ये पहुंच गया पॉइंट सी पर। पॉइंट सी पर आने के बाद 2 मीटर वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये चल गया 2 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। जब वो 2 मीटर नॉर्थ में जाता है तो जिस पॉइंट पर पहुंचता है वहां पर भी एक पोल है और उसका हाइट है 3 मीटर। ठीक है, अब यहां पर पहुंच करके वो देखता है क्या कि एक चिड़िया जो इस पॉइंट पर बैठा हुआ है 5 मीटर वाले पोल पर, वो वहां से उड़ करके इस
3 मीटर वाले पोल के टॉप तक आती है। तो हमें बताना है कि व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन क्लियर है सबको? क्वेश्चन सबको क्लियर है? अगर क्वेश्चन क्लियर है तो देखिए अब फिर से रिपीट कर दीजिए। अच्छा, फिर से रिपीट कर दो। सारे पॉलीगन लॉ यूज करने की जरूरत है। क्वेश्चन फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। चलिए, एक आदमी ए पॉइंट पर है। चलो यार, रिपीट क्या करना है, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूं। देखो, ये एक प्लेन है ना? सो मान लीजिए कि किसी भी एक जगह पर ये एक ऐसा पोल रखा गया है। क्लियर? हाँ, और पोल गिर गया। इस जगह पर एक आदमी खड़ा है और यहां से वो टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन जा रहा है। तो ये ईस्ट की तरफ मूव किया एंड देन यहां से फिर 2 मीटर ये नॉर्थ की तरफ गया, तो यहां पर भी एक पोल रखा गया ऐसा। अब एक चिड़िया है जो कि इस पॉइंट से उड़ करके इस पॉइंट तक पहुंच रहा है। सो व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट? क्वेश्चन यही है। तो सॉल्व करने का 2 मेथड है। या तो आप इसको बाय ज्योमेट्रिकल मेथड सॉल्व करिए। कैसे? ये 5 मीटर है, ये 2 मीटर है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अगर ये डिस्टेंस आ गया, इसका मतलब इस पोल के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको मिल गया, ये वाला डिस्टेंस है ना? अब अगर ये 5 मीटर का है टोटल और ये है 3 मीटर का, तो इस साइड वाले फिगर में समझिए ये क्वेश्चन कुछ ऐसा बन गया। ये ऐसा हो गया। तो यहां से अगर हम लोग स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉ करेंगे तो ये कितना आ गया था? अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ये डिस्टेंस इतना आ जाएगा। सो व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस? अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 29। और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2 मीटर। क्यों? क्योंकि ये है 5 मीटर, ये है 3 मीटर, तो 5 मीटर में से 3 मीटर माइनस कर देंगे तो ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस आ जाएगा, ये वाला 2 मीटर। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 29 प्लस 4 इज इक्वल टू 33। अंडर रूट 33 विल बी योर डिस्प्लेसमेंट। यस अभिनव, करेक्ट। ये हो गया वन ऑफ द मेथड। दूसरा मेथड है आपका वेक्टर मेथड, है ना? तो ये तो ज्योमेट्रिकल है, अगर आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो प्योर ज्योमेट्री तब। दूसरा मेथड क्या हो जाएगा? आप इसके इनिशियल पोजीशन को मार्क कर लीजिए। अगर ये एक्स एक्सिस है, इसका मतलब इसको क्या बोल देंगे? आई कैप। ये हो जाएगा जे कैप, और जो ऊपर की तरफ है इसको हम लोग बोल देंगे के कैप। मतलब इनिशियल पोजीशन जो हो जाएगा पी आई, वो क्या हो जाएगा? पहले वो 5 मीटर के डायरेक्शन में है, तो हम लोग बोल सकते हैं 5 के कैप। ये हो जाएगा इनिशियल पोजीशन, करेक्ट। फाइनल पोजीशन कहां हो जाएगा? पी फाइनल कितना हो जाएगा? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? देखिए 5 मीटर एक्स डायरेक्शन में है। भारती गुड मॉर्निंग। 5 मीटर ये एक्स डायरेक्शन में, इसका मतलब क्या लिख सकता हूं? 5 आई कैप। देन 2 मीटर ये नॉर्थ डायरेक्शन में, इसका मतलब हो जाएगा 2 जे कैप प्लस 3 मीटर ये के डायरेक्शन में, ऊपर डायरेक्शन में गया है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 के कैप, करेक्ट। सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना हो जाएगा? एस वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? पी फाइनल, पी वेक्टर फाइनल माइनस पी इनिशियल वेक्टर। और ये कितना हो जाएगा? 5 आई कैप। अगर इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 माइनस 5, है ना? तो ये हो जाएगा 2 के कैप। तो ये आपका आ गया डायरेक्शन वेक्टर। किसका? डिस्प्लेसमेंट का, फ्रॉम ई टू डी। अब इसका अगर मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, देन मैग्नीट्यूड ऑफ एस वेक्टर विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 4 प्लस 4, आई थिंक ये आ गया अंडर रूट ऑफ 33। सो दोनों ही तरीका से आप सॉल्व कर सकते हो। ये मोस्ट प्रेफरेबल है। वाई? बिकॉज
अगर आप ज्योमेट्रिकल मेथड से कर पा रहे हो, ज्योमेट्रिकल मेथड से कर पा रहे हो तो वो कुछ क्वेश्चन के लिए ठीक है, लेकिन अगर यही क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होने लगेगा तो मैंने बताया था कि अगर आपका दो कोऑर्डिनेट हो गया या तीन कोऑर्डिनेट्स में अगर डिस्प्लेसमेंट होने लगे तो बेस्ट मेथड है सॉल्व करने का कि आप वेक्टर मेथड को फॉलो करिए, उसके पोजीशन को डिफाइन कर दीजिए एंड देन फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट। रिया कौन सा मेथड समझ में नहीं आया? वेक्टर मेथड क्या, कौन सा मेथड बताना है? ओके देखिए, इनिशियली वो जो बर्ड थी वो कहां थी? इस पोजीशन पर थी, मतलब इसका जो पोजीशन था सिर्फ और सिर्फ कहां था? जेड डायरेक्शन में था। एक्स और वाई में इसका डिस्प्लेसमेंट था 0। ओके, तो हमने लिख दिया यहां पर 5 के कैप, बाकी आई कैप और जे कैप के कोफिशिएंट को 0 कर दिया। ये इनिशियल पोजीशन था। फाइनल पोजीशन जो था वो ये था 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। ये मैंने कैसे लिखा देखो, पहला डिस्प्लेसमेंट किधर गया था? एक्स डायरेक्शन में 5 मीटर, देन वाई डायरेक्शन में 2 मीटर एंड देन ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में 3 मीटर। तो आप लिख सकते हो 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। सो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन है 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप। कैसे आया? ये वाले वेक्टर में से इस वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर दिया, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल एंड देन ये तो आ गया वेक्टर। अभी ये क्या आ जाएगा? इसका मैग्नीट्यूड, अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं वो आपको फॉर्मूला आता है पहले से। अब इस मेथड से करने से आपको दो फायदा है। अगर आपके ऑप्शन में मैग्नीट्यूड दिया है तब तो ज्योमेट्रिकल मेथड ठीक है। अगर आपसे पूछ देता कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन वेक्टर या व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो फिर आप ज्योमेट्रिकल मेथड से फंस जाते हैं, फिर वहां पर सॉल्व करना हो जाता है मुश्किल। इन दैट केस आपको ये वेक्टर मेथड ही रिक्वायर्ड होगा। सो मोस्ट प्रेफरेबल है कि आप वेक्टर मेथड से सॉल्व करें। सो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ऐसे और भी सारे बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। आई होप ये क्लियर होगा सबको। कोई डाउट है इसमें? नहीं? ओके ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ओके अर्नब, थैंक यू। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। उसको अगर मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कर दूं तो मैंने बताया था कि जो डिस्टेंस होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी व्हाइल डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। दोनों का यूनिट सेम होता है, मीटर मीटर एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर एंड एफपीएस यूनिट में उसका यूनिट हो जाता है फीट। ठीक है, इसके बाद मैंने बताया था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो क्या था कि जो डिस्टेंस होता है वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें टर्म लगा हुआ है ऑलवेज। सो नॉर्मली जो स्टेटमेंट ऑलवेज के साथ जुड़ा होता है 100 में से 90% चांस होता है कि वो स्टेटमेंट गलत है, पर ये कुछ स्टेटमेंट है थ्रू आउट द फिजिक्स आपको मिलेगा ये ऑलवेज वाला टर्म जो कि 100% करेक्ट है और ये एग्जाम में आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो ये याद रखिएगा कि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। जो डिस्टेंस होता है ये हमेशा पॉजिटिव होगा ऑलवेज, व्हाइल डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव। ठीक है, डिस्टेंस कैन बी 0 व्हाइल डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, है ना, एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव आल्सो। तो डिस्प्लेसमेंट 0, नेगेटिव, पॉजिटिव तीनों हो सकता है, डिस्टेंस सिर्फ 0 या पॉजिटिव ही हो सकता है। दूसरा बात यह है कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है, उससे बड़ा हो सकता है, पर उससे छोटा कभी नहीं हो सकता है। सो डिस्टेंस नेवर बी स्मॉलर देन डिस्प्लेसमेंट। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है यहां पर कि डिस्टेंस नेवर बी स्मॉलर देन डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर कब होगा? हाँ, इक्वल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इक्वल कब हो जाएगा? जब एक बॉडी ये स्ट्रेट पाथ पर मूव करे विदाउट चेंज इन एनी डायरेक्शन। तो इस केस में जो डिस्टेंस, जो एक्चुअल पाथ है और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये दोनों सेम हो जाएंगे।
तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होगा, करेक्ट। चलिए, तो ये हो गया था कल के क्लास के बारे में। आज हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे वेलोसिटी और स्पीड बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं अबाउट ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री किसको बोलते हैं? ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री का मतलब हो जाता है पाथ। अगर सिंपल शब्दों में कहें तो ये है पाथ। आप जिस पाथ पर चल रहे हो दैट इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। अगर आप स्ट्रेट पाथ पे चल रहे हो यह भी एक ट्रेजेक्ट्री है। अगर आप पैराबोलिक पाथ पे चल रहे हो यह भी एक ट्रेजेक्ट्री है। अगर आप इलिप्टिकल पाथ फॉलो कर रहे हो यह भी एक ट्रेजेक्ट्री है। सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहे हो यह भी एक ट्रेजेक्ट्री है। तो ये सब के सब ट्रेजेक्ट्री हैं, इनको ट्रेजेक्ट्री कहा जाता है। स्पेशल केस में इलिप्टिकल शेप को हम लोग ऑर्बिटल बोल देते हैं, ठीक है। सो नॉर्मली ये जो भी हमारा स्पेशल ऑब्जेक्ट जो रोटेट कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो वो ऑर्बिटल पाथ को फॉलो करते हैं। जो हमारा इलेक्ट्रॉन है एटम के अंदर वो भी ऑर्बिटल पाथ को फॉलो करता है। तो जो इलिप्टिकल ट्रेजेक्ट्री होता है इसको हम लोग बोल देते हैं ऑर्बिटल। भाई बाकी सबको अगर जिगजैग पाथ का कोई नाम नहीं है भैया, ये बस एवं ही है ना, ये बस ऐसे ही रह जाएगा। क्लियर? तो ये अलग ही पाथ है। अब ये हो गया स्ट्रेट लाइन। इन सभी पाथ का, इन सभी ट्रेजेक्ट्री का अपना एक इक्वेशन होता है। इक्वेशन कैसे? जैसे मान लीजिए कि अगर आपको स्ट्रेट मोशन को आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप इसको एक्स एंड वाई एक्सिस पे, मैं बारी बारी से सबके बारे में बता देता हूं अलग अलग, है ना। ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, मैं थर्ड डायमेंशन को नहीं कंसीडर कर रहा हूं, सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड। अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इसका मतलब आप उसके पोजीशन को रिप्रेजेंट कर सकते हो इन द टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस। क्लियर? तो अगर ये ऑब्जेक्ट मूव किया ऐसा पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, इसका मतलब ये कौन सा पाथ हो गया? स्ट्रेट लाइन, है ना। और इस पाथ का जो इक्वेशन बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन कब बोलते हैं? ये सब आप लोग 8 9 में पढ़ चुके हो कि y इज इक्वल टू एक्स, कुछ ऐसा हो, है ना। तो इसको हम लोग बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। क्लियर? अगर आपका मोशन ऐसा है तो भी क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहां पर भी जो इक्वेशन बनेगा y इज इक्वल टू एक्स, ऐसा कुछ बन सकता है। कुल मिला जुला करके अगर आपका इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस सी के टर्म में हो तो ये जो पाथ बनेगा ये कौन सा बनता है? स्ट्रेट लाइन, सिंपल, जो आप लोग को पहले से पता है। तो अगर जब भी आपको कुछ ऐसा इक्वेशन मिल जाए, पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन एज y इज इक्वल टू 3x प्लस 2, ये आपका पार्टिकल का पोजीशन दिया है। इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा है, किसी भी कर्व, लीनियर या सर्कुलर पाथ पर ये मूव नहीं कर रहा है। ये पॉइंट क्लियर है ना? ये ठीक है ना? तो स्ट्रेट लाइन का पाथ का जो कर्व होता है वो हो जाता है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अगर कोई ऑब्जेक्ट पैराबोलिक पाथ पर मूव करेगा, पैराबोलिक हो जाएगा, पैराबोलिक, तो इसका इक्वेशन जो होता है ये कुछ हो जाता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। दैट मीन्स व्हाट, कि अगर y का जो x का जो फंक्शन है ये अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो पाथ आपका पैराबोलिक हो जाएगा। क्लियर? और अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है, ऐसा कुछ घूम रहा है, ये हो गया आपका y एक्सिस, ये आपका हो गया x एक्सिस, तो इसका इक्वेशन बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर इस तरह का कोई इक्वेशन दिखता है तो आप समझिएगा कि ये पाथ सर्कुलर है या ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है? और आखिरी जो आपका इलिप्टिकल शेप होता है, इलिप्टिकल शेप का जो इक्वेशन हो जाता है ये कुछ हो जाता है एक्स स्क्वायर
बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अगर इस तरह के शेप में अगर आपको दिखे तो ये समझिएगा कि इलिप्टिकल पाथ है। अब ये अलग अलग जो ट्रेजेक्ट्री है उनका अलग अलग इक्वेशन है। ये इक्वेशन ही हमें बताता है कि इस ऑब्जेक्ट का पाथ कैसा होगा। क्लियर? तो कभी कभी क्वेश्चन में आपसे पूछेगा, कुछ क्वेश्चंस आप फेस करोगे जहां पर आपसे पूछेगा कि ऑब्जेक्ट कैसे ट्रेजेक्ट्री पर मूव कर रहा है ना? तो वहां पर आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा रिलेशन बिटवीन y एंड x। तो जो रिलेशन होता है, आप लोग फंक्शन पढ़ चुके हो क्या? इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, है ना? y इज इक्वल टू, इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे? y एज अ फंक्शन ऑफ x, y एज ए फंक्शन ऑफ x, है ना? तो ये क्वेश्चन में ये टर्म इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसका मतलब क्या हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो y का जो पोजीशन है ये x पर डिपेंड कर रहा है। मतलब जैसे मान लीजिए कि अगर ये आपका एक्स वाई एक्सिस है तो अलग अलग x के पोजीशन के लिए y का पोजीशन अलग अलग होगा, समथिंग लाइक दैट। तो इस ग्राफ का मतलब क्या हो गया कि ये जो y का जो वैल्यू है, या बोल सकते हो कि y का जो वैल्यू है ये x पर डिपेंड कर रहा है, अलग अलग x पर y का वैल्यू अलग अलग है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? y एज ए फंक्शन ऑफ x। अब तुम बोलोगे सर y क्यों, x एज ए फंक्शन ऑफ y क्यों नहीं लिख सकते? x एज ए फंक्शन ऑफ y क्यों नहीं लिख सकते? ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, दोनों सही। अलग अलग y के लिए x का पोजीशन अलग अलग है, या इनवर्स अलग अलग x के वैल्यू के लिए y का पोजीशन अलग अलग है। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस फॉर्मेट में, y एज ए फंक्शन ऑफ x। अगर यही ग्राफ कुछ आपका इस तरह से दिया जाता, यही ग्राफ अगर आपको ऐसे दिया जाता, ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस एंड ये एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम, और ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है। आप बताइए इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? ये किसका फंक्शन होगा, या आप रिलेशन कैसे बनाओगे? X as a function of t. यस, तो x इज इक्वल टू आप लिख सकते हो एज ए फंक्शन ऑफ t। मतलब अलग अलग टाइम पर इसका पोजीशन x डायरेक्शन में कितना होगा, ये हम लोग इस ग्राफ से समझ सकते हैं। यस अंजन, अभिनव, गुड। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि क्वेश्चन में आपको कभी इस तरह का रिलेशन आपको दे देगा तो आप उसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि ये x इज इक्वल टू एफ इंटू टी है, होता है ना ब्रैकेट के अंदर, है ना? तो अगर ब्रैकेट के अंदर दे दिया इसका मतलब ये नहीं है कि एफ इंटू टी दिया गया, इसका मतलब ये है कि जो x है, जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट है अलोंग x एक्सिस, ये टाइम पर डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे x का भी वैल्यू चेंज हो जाएगा, उसका डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस चेंज हो जाएगा। ठीक है आयुषी, इसका मतलब यही हो गया। दिस शोज ओनली द रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एंड टाइम t। आयुषी क्लियर है क्या? डाउट क्लियर हो गया? चलिए, ट्रेजेक्ट्री बताने का मेरा मतलब यह था कि ट्रेजेक्ट्री हमें बहुत कुछ बता जाता है ना? ट्रेजेक्ट्री का आपको यूज आया जाएगा जब हम लोग वेलोसिटी में इंटर करेंगे तब, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि ट्रेजेक्ट्री का मतलब हो जाता है सिंपल पाथ, और वो पाथ कुछ भी हो सकता है, आइदर स्ट्रेट लाइन, आइदर सर्कुलर, आइदर पैराबोलिक, आइदर इलिप्टिकल। हमारे सिलेबस में स्ट्रेट लाइन, पैराबोलिक एंड सर्कुलर, ये तीन चीज से आपको इनकाउंटर होने वाला है। सो नेक्स्ट आ जाते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। सो विल टॉक अबाउट स्पीड। स्पीड किसको बोलते हैं? इसको हम लोग बोल सकते हैं टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस।
है ना। तो ये आप लोग बचपन में पढ़ चुके होंगे। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। अच्छा, इस इक्वेशन से हम लोग, हाँ निधि ये भी है, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। अब इस इक्वेशन से हम लोग 3 नया फॉर्मूला बना सकते हैं। टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब इसी में उल्टा पुल्टा करते रहिए। डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड को इधर नीचे लेकर के आ जाइए तो ये आ जाएगा स्पीड, है ना। और अगर आपसे पूछा जाए डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, स्पीड इनटू ये टाइम को इधर ले जाकर के मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा टाइम। तो कहने का मतलब ये कि आपको अलग अलग फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये फार्मूला याद है तो यहां से आप तीनों चीज कैलकुलेट कर सकते हो। अगर ये फार्मूला आ गया, इसका मतलब स्पीड का जो यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का यूनिट हो जाता है मीटर और टाइम का यूनिट हो जाता है सेकेंड। तो एसआई यूनिट ऑफ स्पीड हम लोग यहां से बोल सकते हैं मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वैसे ही अगर हम लोग सीजीएस यूनिट की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, मीटर को सेंटीमीटर हो जाएगा और सेकंड का तो सेकंड ही रह जाता है, तो सेंटीमीटर पर सेकंड। और अगर एफपीएस में बात करें तो ये हो जाएगा फुट पर सेकंड, फुट पर सेकंड। तो ये हो जाएगा यूनिट ऑफ स्पीड। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं आपको स्पीड का, तो वो ये है कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस भी एक स्केलर क्वांटिटी है और टाइम क्या है, टाइम भी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इससे जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा स्पीड, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी ही होगा। दैट मीन्स कि स्पीड के पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, इसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, बाकी और कुछ भी नहीं होगा। ये क्लियर है सबको? इसमें क्लियर क्या करना है, ये सब 8 क्लास से सुनते आ रहे हैं, पक गए हो गए अभी तक। चलिए किसी को डाउट है अभी तक तो बोल दीजिएगा। इसके बाद आ जाता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, सो एवरेज स्पीड का मतलब क्या हो गया, स्पीड एवरेज इज इक्वल टू हो जाता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, तो जो भी आपका टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जैसे ए से लेकर के अगर बी पॉइंट तक पहुंचना है, तो जो भी इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, कहां गया क्यों गया उससे हमको कोई मतलब नहीं है। जो लेंथ ऑफ पाथ होगा इसका, इन सारे पाथ को आप ऐड कर दीजिए, जो भी इसका टोटल डिस्टेंस आएगा और ए से बी तक जाने में जो भी इसको टोटल टाइम लगेगा, इसको हम लोग बोलेंगे एवरेज स्पीड। ठीक है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यही है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, सिंपल है, ये सब टाइम पास चल रहा है अभी, फटाफट इसको निपटा देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इंस्टैंटेनियस स्पीड। ये शायद आप लोग 9th में सुने हो या नहीं सुने हो, पता नहीं, पढ़े हो क्या पहले इंस्टैंटेनियस स्पीड? हाँ अनुष्का, डीएस बाई dt। इंस्टैंटेनियस का मतलब क्या हो गया, अल्ताफ नहीं सुने हो? हाँ, इंस्टैंटेनियस का मतलब क्या हो गया, देखिए जैसे मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट इस पाथ पर मूव कर रहा है और इसको जाना है ए से लेकर के बी पॉइंट तक, ये है उसका पाथ, है ना। मतलब अब ये ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा होगा, ऐसे इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, है ना। अगर मैं बोलूं कि ये यहां से चलना स्टार्ट किया 9 बजे सुबह, 9 AM,
है ना, और यहां पर पहुंच गया 11 AM तक, है ना। और किसी ने पूछ दिया कि अच्छा ठीक है 9 बजे चला 11 बजे पहुंच गया, बताओ इसका एग्जैक्ट स्पीड 9:30 बजे कितना होगा। मान लीजिए कि वो 9:30 को यहां पर होगा, 9:30 को यहां पर होगा। इंस्टेंटेनियस का स्पेलिंग सुधार लो, जो सही है वही लिख लो, ठीक है। इंस्टेंटेनियस लिखा गया है, ठीक है, अरे लिख लो भाई। अब ठीक है, चलो। अगर 9:30 पर अगर हम बोले कि किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, 9:30 पर इसके पोजीशन को फाइंड आउट करेंगे कि ये एक्चुअली 9:30 पर था कहां। तो मान लिया कि ये 9:30 पर इसी पोजीशन पर था, है ना। सो 9:30 पर इसका इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए कि यहां से यहां तक का जाने में इसको टाइम कितना लग गया, डेल्टा टी। डेल्टा टी क्यों, डेल्टा टर्म किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, डेल्टा फॉर वेरी स्मॉल टाइम, वेरी स्मॉल। तो अगर डेल्टा टी मैंने बोल दिया, इसका मतलब क्या हो गया, वेरी स्मॉल टाइम, है ना। तो मान लीजिए कि 9:30 पर अगर हम लोग इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो मेजर करते समय जो छोटे से टाइम में ये जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, तो इस डेल्टा टी टाइम में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, डेल्टा डी के बराबर, है ना। और डेल्टा डी क्या हो जाएगा, दैट इज द वेरी स्मॉल डिस्टेंस, है ना। तो ये जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है डेल्टा डी इन डेल्टा टी टाइम, इसको हम लोग बोल देंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेरी स्मॉल डिस्टेंस इन वेरी स्मॉल टाइम, डेल्टा डी डिवाइडेड बाई डेल्टा, अच्छा डेल्टा डी एक ही लंबा होगा, डेल्टा डी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, करेक्ट। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अगर किसी ने बोला कि ठीक है सर, इसको तो हम लोगों ने पढ़ा है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू हो जाता है डी ऑफ डिस्टेंस डिवाइडेड बाई डी टी। तो ये और ये दोनों एक ही चीज है, बस दोनों में डिफरेंस क्या है, वो ये है कि मान लीजिए कि डेल्टा टी बहुत ही स्मॉल है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हो गया, मतलब डेल्टा टी इज इक्वल टू आपका हो गया 0.00000000001 सेकेंड, इतना छोटा समय या इससे भी छोटा, तो उस डेल्टा टी को हम लोग क्या बोल देंगे, दैट विल बी द इक्वल टू द डी टी, ठीक है। और इस समय में जो जो आपका डेल्टा डी जो ट्रेवल किया है, डेल्टा डिस्टेंस, अगर वो 0.000000001 सेकेंड 1 मीटर है, तो इस डेल्टा डी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, डी कैपिटल डी, करेक्ट। सो इसी टर्म को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, स्पीड इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू स्पीड इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू इफ डेल्टा डी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, और यहां पर लिख सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं कि डेल्टा टी टेंड्स टू 0, देन इट विल बिकम डी डिवाइडेड बाई डी टी। सो ये दोनों टर्म एक ही है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। अच्छा, अगर हमसे पूछा जाए कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ स्पीड एट दैट पार्टिकुलर इंस्टेंट, उस पार्टिकुलर समय पर इसका स्पीड का डायरेक्शन किधर होगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो आपका ट्रेजेक्ट्री है, जो आपका पाथ है, उस पाथ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करिए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ स्पीड। अब बोलोगे स्पीड का तो डायरेक्शन होता ही नहीं है, स्पीड का डायरेक्शन होता है बट रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं होती। अगर हम लोग डायरेक्शन के साथ एग्जाम्पल को रिप्रेजेंट कर देंगे, तो इसको हम लोग बोल देंगे वेलोसिटी, ठीक है।
ये पॉइंट क्लियर है? किसी को कोई डाउट? चलिए, ये हो गया इंस्टेंटेनियस स्पीड। दिस इज ऑल अबाउट स्पीड। नेक्स्ट वन इज वेलोसिटी। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। सबसे पहला ही पॉइंट, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और इसके अगर डिफिनेशन की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो जो भी डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाएगा पर यूनिट टाइम, उसको हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी। तो हम लोग वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं और डिस्प्लेसमेंट को s से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, ये भी ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन स्पेसिफिक डायरेक्शन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। देखो, मल्टीपल डिफिनेशन है, जो जितना डिफिनेशन आप ढूंढोगे अलग अलग बुक में। अब चूंकि देखो कॉपीराइट का इश्यू होता है तो एक ही डेफिनेशन मुश्किल हो जाता है। लॉ स्टेटमेंट आप कॉपी कर सकते हो, तो अलग अलग बुक में अलग अलग डिफिनेशन अपने अपने हिसाब से वो लोग डाल देते हैं, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम। डिस्प्लेसमेंट को नॉर्मली s से डिनोट करते हैं और टाइम को t से तो करते ही करते हैं। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा s बाई टी। डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट हो जाता है मीटर, टाइम का यूनिट हो जाता है सेकंड, तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड। तो हम लोग वेलोसिटी इज इक्वल टू लिख सकते हैं s डिवाइडेड बाई टी। अब यहां से आप टाइम, डिस्प्लेसमेंट का 3 फॉर्मूला अलग अलग बना सकते हो। क्या? सॉरी, t इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। ये 3 इक्वेशन आप अलग से बना सकते हो। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहा हूं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो वेलोसिटी होता है ये हो जाता है वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ये भी होता है वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर जो हमने फार्मूला लिखा था v इज इक्वल टू एस बाई टी, अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़े तो हम लोग क्या लिखेंगे? v वेक्टर इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिवाइडेड बाई टाइम। अब टाइम तो स्केलर है, तो इसको नॉर्मली हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एस वेक्टर दिया गया है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 8k कैप, है ना? दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और ये टाइम इज इक्वल टू दिया गया है आपको 2 सेकेंड। सर वीडियो पॉज है आपका? वीडियो पॉज है? तो सर ठीक है। नहीं, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा शायद। तो अगर टाइम इज इक्वल टू दिया गया है 2 सेकेंड, तो आप वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिवाइडेड बाई टाइम। टाइम तो स्केलर है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 8k कैप डिवाइडेड बाई 2। सो दिस विल बिकम सिंपली i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। करेक्ट? तो ये स्केलर क्वांटिटी है, सब में बारी बारी से डिवाइड कर देंगे। 2 डिवाइडेड बाई 2 1, 4 डिवाइडेड बाई 2 एंड 8 डिवाइडेड बाई 2। तो वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हो। आप डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर फॉर्म में लिख दीजिए एंड देन उसको टाइम से डिवाइड कर दीजिए। दैट विल बी योर वेलोसिटी वेक्टर। करस्पॉन्डिंग अगर आप इसका डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हो तो डायरेक्शन वेक्टर से आप फाइंड आउट कर सकते हो। ये सब हम लोगों ने वेक्टर में बहुत ही रगड़ लिया, इसलिए मैं बोला था कि वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा वेलोसिटी एंड वेक्टर। इसका प्रॉपर्टी बता दी है कि यह वेक्टर क्वांटिटी होता है और इसका यूनिट हो जाता है मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट आ जाते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी
जैसा एवरेज स्पीड था वैसे ही एवरेज वेलोसिटी भी होता है। वी एवरेज इज इक्वल टू हो जाता है टोटल डिस्टेंस, सॉरी टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल ठीक है। सो दिस विल बी योर फॉर्मूला, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है। हाँ निधि, इसमें डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट सिर्फ ऐड कर देना है, बाकी सब कुछ वही रह जाएगा जो स्पीड के केस में होता था वही। ठीक है। सो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब मैंने एवरेज स्पीड के समय क्वेश्चन इसलिए नहीं कराया था क्योंकि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों के क्वेश्चन एक ही जैसे होते हैं, तो दोनों को कंबाइन मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूं। एक एग्जांपल करते हैं इसमें, है ना। मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है, छोटा सा एग्जांपल है ए, और ये ट्रेवल किया पॉइंट बी तक एंड देन ये रिटर्न आ गया वंस अगेन फ्रॉम पॉइंट ए। दिस इज द टोटल डिस्टेंस 100 मीटर एंड टाइम टेकन, टोटल टाइम इज इक्वल टू, अगर इसको लगता है 5 मिनट, देन फाइंड A average speed and B average velocity। सर 40 कितना आएगा? सर 40 और 0। ओके, एवरेज स्पीड आ गया 40 और ये कितना आ गया 0। इसका कुछ यूनिट वगैरह भी है? मीटर पर सेकेंड। अच्छा हाँ निधि, मीटर पर मिनट, मीटर पर सेकंड कैसे हो जाएगा? टाइम दिया गया आपको मिनट में। हाँ, तो ये हो जाएगा 40 मीटर पर मिनट और ये हो जाएगा 0 मीटर पर मिनट। देखा कितना सिंपल सवाल और कर दिया गलती। ऐसे ही हो जाता है एग्जाम में भी, है ना। जल्दबाजी में क्वेश्चन देखा, आंसर तो आ गया 40, लगा के चले आए। अभिनव 40 मीटर पर सेकंड, हाँ जी 40 मीटर पर सेकंड नहीं होगा, टाइम दिया गया है मिनट में, सो हियर इट विल बी मीटर पर मिनट। अगर मीटर पर सेकंड में बदलना होगा तो 5 मिनट को पहले आप कन्वर्ट करिए किस में? सेकंड में। ठीक है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो कि एक ही ऑब्जेक्ट के लिए, एक ही मोशन के लिए एवरेज स्पीड का कुछ वैल्यू आ रहा है और एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू 0 आ रहा है। सो यहां से यह कहना सही नहीं होगा कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी एक ही होता है। These both are two different terms। ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी इज नॉट इक्वल्स टू एवरेज स्पीड। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा है, एग्जांपल, a body travels half of its total distance। यहां पर डिस्टेंस बोलिए या डिस्प्लेसमेंट बोलिए, दोनों सेम होगा बिकॉज बॉडी मूव्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन। ये आप एज्यूम कर लेंगे क्योंकि हम लोग 1D मोशन पढ़ रहे हैं, है ना। सो अ बॉडी ट्रेवल्स हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस with velocity v1 and remaining with v2। find average velocity। सर S upon V1 plus V2 होगा। S upon V1 plus V2।
एस तो अपने को पता ही नहीं है ना। सर डिस्टेंस ले लेंगे ना तो एस अपॉन 2 आ जाएगा दोनों का डिस्टेंस, और हमारा वेलोसिटी डिफरेंट दे रखा है। हम्म। तो फिर एवरेज वेलोसिटी फॉर्मूला लगाएंगे तो हम लोग को एस अपॉन v1 प्लस v2 आ जाएगा ना। एस अपॉन v1 प्लस v2, v1 और v2 क्वेश्चन में गिवन है। व्हाट अबाउट एस? सर आप डिस्टेंस को अलग हम लोग खुद से डेटा नहीं पुट कर सकते ना आंसर में। आंसर तो आपका वही आएगा जो क्वेश्चन में गिवन है। ये भी ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोग के लिए। क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये ध्यान देना है कि आपके क्वेश्चन में क्या ये टर्म दिया हुआ है, क्या उसने बोला है कि टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू एस मीटर? सर हाँ, सर टू v1 बाय v1 प्लस v2। 2 बाई v1 प्लस v2, ये एक पॉसिबिलिटी है। हाँ दीक्षा, ये एक पॉसिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि यहां पर v1 और v2 ये क्वेश्चन में दिया गया है। यहां पर कोई ऐसा अननोन टर्म्स नहीं है, हमने बाहर से पुट नहीं किया। यस ऋषभ, इट इज करेक्ट। 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। सर एक चलिए और कर ले। बताइए ना। हाँ, इसको करते हैं, सॉल्व करते हैं, फिर पता चलेगा कि क्यों मैंने बोला। मान लीजिए कि आपका टोटल डिस्टेंस है, जैसे आपने एज्यूम किया कि लेट टोटल डिस्टेंस इज एस। तो मान लीजिए टोटल डिस्टेंस है ए और बी के बीच में एस। इसका मतलब हाँ निधि, ये हो जाएगा हाफ ऑफ डिस्टेंस एस बाई 2 और ये हो जाएगा हाफ ऑफ डिस्टेंस एस बाई 2। ये हाफ ऑफ डिस्टेंस ये v1 स्पीड से जा रहा है और नेक्स्ट हाफ v2 से जा रहा है। तो टोटल डिस्टेंस तो हमें पता है, जो हमने एज्यूम किया है वो क्या है, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू एस मीटर। लेकिन टोटल टाइम कितना हो जाएगा? व्हाट विल बी द टोटल टाइम? यहां से यहां तक जाने में, ए से सी तक जाने में टोटल टाइम इज इक्वल टू, मान लीजिए t1 है और यहां से यहां तक जाने में t2 है। तो t1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, s डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई v1, s बाई 2 v1, यही होगा ना। और t2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, s बाई 2 v2। ये कहां से आया, किसी को डाउट है? टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई वेलोसिटी। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, s बाई 2, और इसको v से v1 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा s बाई 2 v1। सो टोटल टाइम t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, t1 प्लस t2, दैट विल बी द s डिवाइडेड बाई 2 v1 प्लस s डिवाइडेड बाई 2 v2, दैट विल बी द टोटल टाइम। सो व्हाट विल बी द एवरेज वेलोसिटी, v average इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल डिस्टेंस दैट इज s divided by total time taken, that is s by 2v1 plus s by 2v2 होगा ना। चलिए अब देखिए s दोनों में कॉमन है। हाँ हरीश, यही आएगा। s दोनों में कॉमन है तो s को कैंसिल आउट कर दीजिए, तो ये इक्वेशन बन जाएगा 1 बाई 2v1 प्लस 1 बाई 2v2। अब इसका जब हम लोग एलसीएम लेंगे, अच्छा 1 बाई 2 भी कॉमन निकाल लेते हैं, ये भी कॉमन है ना, तो ये 1 बाई 2 कॉमन निकाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर मैं बना रहा हूं, ये आ जाएगा 1 बाई 2 और ये हो जाएगा 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2। 1 बाई 2 उल्टा करेंगे, ये ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा 2 बाई 1 बाई v1 प्लस v2। अगर इसको एलसीएम लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई v1 इंटू v2। v1 v2 ऊपर चला जाएगा तो आंसर आ जाएगा 2 v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। तो ये एक आपके लिए फॉर्मूला भी है और एक एग्जाम्पल भी है। फॉर्मूला आपके लिए क्या हो जाएगा कि अगर हाफ डिस्टेंस कोई बॉडी v1 वेलोसिटी से चलता है, नेक्स्ट हाफ v2 से चलता है, तो उसका फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी का हो जाएगा 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। क्लियर? एक एग्जांपल इस पर करते हैं। यह आपका डेरिवेशन क्या, कोई नहीं, आप देख लीजिएगा, इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं वीडियो।
ओके सर। एक एग्जांपल और कर लेते हैं। इफ अ बॉडी ट्रेवल्स, if a body travels half of its distance with velocity 30 kilometer per hour, 30 kilometer per hour, and next half with 20 kilometer per hour, what will be the average speed? What will be the average speed या average velocity? .4 sir. 2.4, अनुष्का का आया 800 मीटर पर सेकेंड। 2.4 क्या है, यूनिट भी बोला करिए। 2.4 क्या, किलोमीटर पर आवर, 24 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, अनुष्का का आया 800 किलोमीटर पर आवर, आदर्श का आया 24 किलोमीटर पर आवर। 24 सबका आ रहा है, अनुष्का आपका 800 कैसे आ गया? ये सर 24 ही होगा। हाँ, तो अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा था, अगर हाफ डिस्टेंस v1 v2 से चलता है तो 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2 कर दीजिए, यही है ना फॉर्मूला। सो 2 इंटू 30 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 30 प्लस 20, दैट विल बी द 50, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये गया, ये गया, तो 24 किलोमीटर पर आवर। नितेश 240 क्यों, 20 ना। कैलकुलेशन मिस्टेक आप लोग कर रहे हो बहुत। ऐसे ही होता है। देखिए, सिंपल सिंपल क्वेश्चन हम लोग तैयारी करते हैं क्या, हाँ आए रोडो, और सिंपल सिंपल क्वेश्चन में कर बैठते हैं छोटी सी गलती। तो इससे बचिए। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल, अ बॉय goes to his school with velocity 54 kilometer per hour and returns to his home with 72 kilometer per hour. एवरेज वेलोसिटी बताइए। एवरेज वेलोसिटी सर 0 ना होगा। सर 0 होगा। हाँ वो तो होगा, 0 है सर। 0 हो जाएगा ना। हाँ, क्यों? यस सर। अब ये तो आपको भूलवाने के लिए दे दिया गया। 54 से जा रहा है, 72 से आ रहा है, अरे आरे दो जाने दो, क्या करना है, जहां से चला वहीं पर आ गया, डिस्प्लेसमेंट 0, टोटल डिस्प्लेसमेंट 0, तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, 0। यस। अच्छा, अगर मान लीजिए कि मैं पूछूं कि व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड, तो क्या होगा?
व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड। अच्छा, अत्यधिक क्या 216 क्या 216 फीट पर सेकेंड, 216 सेंटीमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर। हाँ, ये भी बताइए ना। क्लास खत्म होने के बाद मैं आप लोगों को एक चीज बताऊंगा, वो चीज आप ध्यान दीजिएगा जरूर while solving your problem in physics. We'll tell you how to solve physics problem. रिया का आया 126, एक आया 216, एक आया 126, निधि का आया 61.7, अच्छा यही है। 126 को एक वोट और गया, 61.7, 6.17 निखिल, बाप रे 10-12 लोगों ने बताया, सभी लोगों ने अलग अलग। नीतीश 126, को खत्म है ना। तो आपका अच्छा ओजस्वी का आया 61.7, कल्याणी का भी 61.7। लेट्स चेक इट आउट। ए पॉइंट से चला, बी पॉइंट पर पहुंचा और बी पॉइंट से वापस आ गया अपने ए पॉइंट पर। अगर ये डिस्टेंस एस था तो ये भी डिस्टेंस एस होगा, क्योंकि दूरी सेम हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं दैट विल बी द 2s। अब जाने में टाइम कितना लगा होगा, दैट t1 विल बी इक्वल्स टू s डिवाइडेड बाई, मैं इसको एज्यूम करता हूं जो किलोमीटर पर आवर है ना, इसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं मीटर पर सेकंड में, सबसे आसान हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो 54 इंटू हम लोग कर देंगे 5/18, तो ये हो जाएगा 18, 3 जा 54 और ये हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। सिमिलरली 72 का हो जाएगा कितना, 20 मीटर पर सेकंड। 22 इंटू 5/18, सो इट विल बिकम 20 मीटर पर सेकंड, है ना। तो एस आप किसी भी चीज में लीजिए, वो अल्टीमेटली कैंसिल आउट हो जाना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप बोल सकते हो एस मीटर और ये एस मीटर। तो टाइम कितना हो जाएगा, एस डिवाइडेड बाई 15 और T2 हो जाएगा एस डिवाइडेड बाई 20। सो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, दैट विल बी द टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई, तो स्पीड एवरेज इज इक्वल टू 2s डिवाइडेड बाई s बाई 15 प्लस s बाई 20। s कैंसिल आउट कर देते हैं, तो यहां से बच जाएगा 2 डिवाइडेड बाई, अगर रेशियो लेंगे 59 20 का तो ये आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 60 और ये हो जाएगा 4 प्लस 3, 60 चला जाएगा ऊपर, तो यहां पर हो जाएगा 60। दैट मीन्स 120 डिवाइडेड बाई 7। तो 120 डिवाइडेड बाई 7 को अगर आप मीटर पर सेकंड में लेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 17 पॉइंट जो भी आएगा अप्रोक्सीमेट 17 या 18 के बीच में मीटर पर सेकंड आ जाएगा। और अगर आप किलोमीटर में इसको करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 18/5 से। सो 120 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 5, सो ये 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 इंटू 18 डिवाइडेड बाई, तो मान लीजिए अप्रोक्सीमेट ये 3 पॉइंट समथिंग में जाएगा, 18 3 जा 54, मतलब 60-61 वाला पॉइंट वो सही लग रहा है। समझ में आया मैंने क्या क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, इतना लफड़ा। हाँ अप्रोक्सीमेट वही आ जाएगा, आप लोगों के पास कैलकुलेटर है आप यूज कर सकते हो। ये आ जाएगा किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में कितना आ जाएगा, 24 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 7, ये आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। और अगर मीटर पर सेकंड की बात करें
तो ये आ जाएगा ये वाला 120/7 मीटर पर सेकेंड। जिसमें आपने आंसर निकाला है उसमें आप चेकआउट कर सकते हैं। हो गया? चलिए, हो गया ना? आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और है। जैसे एग्जांपल ये है, लेट सपोज एक ऑब्जेक्ट है जो कि 1/3 ऑफ टोटल डिस्टेंस v1 स्पीड से चलता है, नेक्स्ट वन थर्ड v2 स्पीड से चलता है, एंड रिमेनिंग v3 स्पीड से चलता है। फाइंड एवरेज वेलोसिटी बताइए। सिंपल क्वेश्चन है। टोटल डिस्टेंस का ये 1/3 v1 स्पीड से चला, नेक्स्ट 1/3 v2 स्पीड से चला, एंड नेक्स्ट v3 स्पीड से चला। व्हाट विल बी द एवरेज वेलोसिटी? सर 3v1 v2 v3 by v1 plus v2 सॉरी बताते हैं सर। 3v1 v2 v3 by v1 v2 प्लस v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। सही है। ये आ रहा है क्या आंसर? चेक कीजिए। यस सर, यही आ रहा है। मेथड वही है, टोटल डिस्टेंस s होगा, सो t1 टाइम कितना हो जाएगा? s/3v1, सेकेंड टाइम हो जाएगा s/3v2, एंड थर्ड टाइम हो जाएगा s/v3। टोटल टाइम हो जाएगा इन तीनों का एडिशन, है ना? यस कल्याणी। अब v1 प्लस v2 प्लस v3 नहीं आएगा, ये आएगा v1 इंटू v2 प्लस v2 इंटू v3 प्लस v1 इंटू v3। क्यों? जो टोटल टाइम है ये तो ये आ जाएगा ना। देखिए टोटल डिस्टेंस कितना? s। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? s। टोटल टाइम कितना हो जाएगा? s/3v1 प्लस s/3v2 प्लस s/3v3। सो अगर एवरेज स्पीड की बात करें, एवरेज वेलोसिटी की बात करें, तो v एवरेज कितना हो जाएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई s इंटू 3v1 प्लस s डिवाइडेड बाई 3v2 प्लस s डिवाइडेड बाई 3v3। s कॉमन है, कैंसिल आउट हो जाएगा। 1/3 कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा? 1/3 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। 1/3 को अगर हम लोग ऊपर लेके चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3। अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 3 डिवाइडेड बाई एलसीएम क्या हो जाएगा? v1 v2 एंड v3 तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहां पर क्या आ जाएगा? पहले वाले टर्म में v1 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बच जाएगा? v2 इंटू v3 प्लस सेकेंड वाले टर्म पे आ जाएगा v1 इंटू v3 और थर्ड वाले टर्म पे आ जाएगा v1 इंटू v2। तो नीचे वाला जो डिवाइड में है ये चला जाएगा न्यूमरेटर में v1 इंटू v2 इंटू v3। तो ये भी एक फार्मूला बन गया 3v1 v2 v3 डिवाइडेड बाई v1 इंटू v2 प्लस v2 इंटू v3 प्लस v1 इंटू v3। क्लियर है? ओके अनुष्का, बाकी लोग को? हाँ चलिए एक एग्जांपल और। नेक्स्ट एग्जांपल है, मैन ट्रेवल्स विथ v1 मीटर पर सेकेंड for
its total time, half of its total time, and with V2 meter per second for next half। तो बताइए एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? पी एवरेज। बहुत ही आसान। यस शिवांशु, करेक्ट। सर V1 plus V2 by 2। करेक्ट। हाँ शिवानी सही है, अंजन सही है। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? दैट विल बी द वेलोसिटी इनटू टाइम। यस दीक्षा, करेक्ट। सो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? S1 इज इक्वल टू, अगर मैं बोलूं कि पहले हाफ में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? निधि ठीक है, वैष्णवी, कल्याणी, सौरभ, ऑल आर करेक्ट। सो S1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? V इंटू टाइम कितना हो जाएगा? T बाई 2, टोटल टाइम का हाफ, और यह जाएगा V1। S2 इज इक्वल टू हो जाएगा V2, टोटल टाइम का हाफ, V2 इंटू T बाई 2, और टोटल टाइम कितना हो जाएगा? दैट विल बी द इक्वल टू द T। तो एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा? S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम T, दैट इज V1 इंटू T बाई 2 प्लस V2 इंटू T बाई 2 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम T। सो T यहां से कॉमन निकाल लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? V1 बाई 2 प्लस V2 बाई 2 इज इक्वल टू V1 प्लस V2 बाई 2। तो दो फॉर्मूला देखिए आपको अलग अलग मिल गया। अगर हाफ डिस्टेंस V1 से चलता है और नेक्स्ट हाफ V2 से चलता है, तो फॉर्मूला हो जाएगा 2V1 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2, है ना। और अगर हाफ टाइम चलता है विथ V1 एंड नेक्स्ट हाफ टाइम विथ V2, तो फॉर्मूला हो जाएगा V1 प्लस V2 बाई 2। ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो तो ठीक है, पर उम्मीद कम ही रखता हूं मैं कि आप ये याद कर पाओगे। अभी तो बहुत याद रखोगे, क्यों? क्योंकि पहला चैप्टर है, मुश्किल से फॉर्मूला नंबर 5-6 होगा ये। लेकिन एट द एंड ऑफ 11th जब फॉर्मूला नंबर 1000 पे पहुंचोगे तो पता चलेगा कि ये सब खत्म, भूल चुके रहोगे। तो मेथड आनी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लीजिए भूल भी गए तो आप ड्राइव कर सकते हो। हाँ अनुष्का बोलिए, कोई डाउट है? कोई डाउट है अनुष्का? रेवांश, अगर फॉर्मूला बनाने चाहे तो देखो 6 फॉर्मूला तो अभी हो गया। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। 3 इधर, स्पीड का 3 उधर। तो फॉर्मूला बनाना चाहे तो बहुत हो सकता है। वैसे अगर बेसिक फॉर्मूला की बात करें तो कम से कम 500 से 1000 तो फॉर्मूले होंगे, बेसिक फॉर्मूला। तो ये हो गया आज की क्लास। एवरेज वेलोसिटी तक हम लोग पहुंचे हैं। अब रह गया है आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड रिलेशन बिटवीन वी एवरेज एंड स्पीड एवरेज। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला था, वो रिगार्डिंग हाउ टू सॉल्व फिजिक्स प्रॉब्लम। वो ये है सबसे पहले कि आपको क्वेश्चन समझ में आया या नहीं। सबसे पहला डाउट आप खुद से पूछिए कि क्या आप क्वेश्चन समझ गए। क्वेश्चन नहीं समझना एक बेसिक प्रॉब्लम है रिगार्डिंग, उसके पीछे का जो कारण होता है वो है इंग्लिश लैंग्वेज, जो मैं पहले भी बोल चुका हूं, है ना। तो सबसे पहले तो आप ये खुद से पूछिए कि क्या आप क्वेश्चन समझ गए। जैसे हम लोग पूछते हैं ना कि इसमें क्या समझ में नहीं आया, तो आप बता सकते हो कि हाँ सर क्वेश्चन समझ में नहीं आया। पहला ही स्टेप यही है कि सर क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया। तो सबसे पहले तो आप खुद से पूछिए क्या आप क्वेश्चन समझ पाए हो या नहीं समझ पाए हो। अगर क्वेश्चन समझ गए तो इसके बाद आप चेक करेंगे नेक्स्ट स्टेप कि उसके जो यूनिट है वो कैसे दिए गए। क्या आप उसके यूनिट प्रॉपर वे में लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। तो सेकंड स्टेप है चेक करिए कि यूनिट प्रॉपर है कि नहीं।
प्रॉपर इन द सेंस कि एसआई यूनिट में दिया गया है कि नहीं, है ना। और एसआई यूनिट में नहीं दिया गया है तो आइदर आप उसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिए, या अगर कहीं पर आपका डिवाइडेशन वाला टर्म आ रहा है, जैसे किलोमीटर पर आवर और ऊपर में किलोमीटर है, तो किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये आप यूनिट के ऑपरेशंस पे ध्यान दीजिए, इसलिए हमने यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ाया था कि आप यूनिट के ऑपरेशंस पे ध्यान दीजिए कि आप जो मल्टीप्लाई या डिवाइड करने जा रहे हो क्या उसका यूनिट सेम है ना। आप जो दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करने जा रहे हो, अब लाइक किलोमीटर में आप मीटर पर सेकंड तो ऐड नहीं कर सकते, तो आप जो ऑपरेशन करने जा रहे हो क्या वो डायमेंशनली करेक्ट है। अब बोलोगे सर इतना टाइम कहां है बैठ करके सोचते रहेंगे, बिल्कुल टाइम रहता है, सेकेंड भर भी नहीं लगेगा कि आपने सही किया है या गलत है। अगर किसी ने भी लिख दिया कि डिस्टेंस प्लस स्पीड इज इक्वल टू टाइम, अब इसमें कितना टाइम लगेगा ये चेक करने में कि ये गलत है। ये यूनिट अलग है, ये यूनिट अलग है, टाइम का यूनिट अलग है, कितना टाइम लगेगा। बिल्कुल आप चेक कर सकते हो, हमारे पास टाइम रहता है उतना कि आप यूनिट को चेक कर सके कि आपका यूनिट करेक्ट है या नहीं है। अगर नहीं है तो एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिए, अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिए, सिंपल है ना। ये धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस से पता चल जाएगा कि हाँ ये वाला टर्म शायद फाइनल में जाकर के कट हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। क्लियर। तो आप स्टार्टिंग में जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो फिजिक्स का, क्योंकि अब हम लोग फिजिक्स में इंटर कर चुके हैं, तो अब जो आपको क्वेश्चंस मिलने जा रहे हैं वो आपको थोड़ा स्टैंडर्ड के क्वेश्चन मिलेंगे। तो प्रैक्टिस आप अभी से मेंटेन रखिए कि ये स्टेप हमें फॉलो करना है। आप बोलोगे सर एग्जाम में भी यही करेंगे, जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप प्रैक्टिस करते हो प्रॉपर तो एग्जाम में शायद आपको जरूरत ना पड़े, क्योंकि अगर आप गाड़ी चलाना सीखते हो तब आप ध्यान देते हो कि क्लच पकड़ना है, ब्रेक पकड़ना है, कब क्लच छोड़ करके एक्सेलरेटर देना है, ये सीखते समय ध्यान देते हैं। एक बार जब सीख जाते हो तो फिर गाड़ी चलाते समय फिर आप ये ध्यान नहीं देते हो कि इसे कब क्लच छोड़ना है और कब ब्रेक दबाना है। ये सब इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, ऑटोमेटिक होने लगेगा स्पॉन्टेनियसली। क्लियर। तो आप स्टार्टिंग में जब आप अभी प्रैक्टिस के सीजन में हो तो इस समय आप इन सारी चीजों पर ध्यान दीजिए प्रॉपरली, फिर यही आपका प्रैक्टिस बन जाएगा, आप धीरे धीरे इसको आप करने लगोगे ऑटोमेटिक। ठीक है। तो जो आपने किया एसआई यूनिट पर ध्यान दीजिए, एंड देन फाइनली लास्ट में भी आप चेक करना है यही कि आपका यूनिट प्रॉपर है या नहीं है। क्वेश्चन में पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया क्या, फाइंड द वेलोसिटी, और आपका यूनिट आ रहा है कुछ किलोमीटर में, सब कैंसिल आउट कर करके किलोमीटर में आ रहा है। इसका मतलब कि आपसे पूछा गया वेलोसिटी और आंसर आ रहा है किलोमीटर में, तो आपका ऑपरेशन गलत है, आपने गलत किया है। तो आप सेल्फ चेक भी कर सकते हो कि आपका आंसर सही है या गलत है। ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली फोर्थ स्टेप यही है कि आप सबसे पहले पता करिए कि आपके गिवन डेटा में और जो आपके पास फॉर्मूला है जिससे आपको फाइंड आउट करना है, इसमें और इसमें क्या क्या अननोन है, अननोन कौन कौन से हैं। अगर आपको अननोन पता चल गया गिवन डेटा और आपके फाइनली जो भी आपका फॉर्मूला है उसमें से, तो जो अननोन है उसके और गिवन डेटा के बीच में आप एक रिलेशन बैठाने की कोशिश करिए। कोई ना कोई लिंकेज जरूर दिया होगा क्वेश्चन में बाय द मींस ऑफ फॉर्मूला। अर्थात बिल्कुल जरूरी है कि क्वेश्चन भी गलत हो सकता है, आंसर भी गलत हो सकता है, पर ये आप कब गलत कर सकते हो, जब आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस हो कि मैंने जो किया है वो करेक्ट है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है ना। जिस दिन से तुम क्वेश्चन गलत काटना सीख जाओगे ना, अब इसका मतलब ये नहीं कि हर क्वेश्चन गलत है, आंसर नहीं मिल रहा है तो क्वेश्चन गलत हो गया। जिस दिन तुम्हें कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं ये क्वेश्चन गलत है, मैंने प्रॉपर वे में बोला है कि ये क्वेश्चन गलत है, उस दिन से तुम फिजिक्स का मास्टर बन जाओगे। ठीक है। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि हाँ मैं क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो क्वेश्चन गलत हो गया। तो ये चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टिल देन सर, थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू।